हेलो एवरीवन। हम इकोलॉजी के अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे। हमने ऑलमोस्ट 15 टर्म्स पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किए थे। चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म नंबर 16। ये है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। पहले इस टर्म से समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाहता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल और इकोलॉजिकल का मतलब होता है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब यह होगा ऐसे दो ऑर्गेनिज्म अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर हो। अब इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ? इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होने का मतलब यह हुआ कि या तो वो सेम हैबिटेट में रहते हो, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हो, क्योंकि इकोलॉजी तो इन्हीं सब चीजों की बात करती है, या वो सेम टाइप का फूड खाते हो। ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में अनरिलेटेड है, टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड, टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड यानी एक की टेक्सोनॉमी अलग है, दूसरे की टेक्सोनॉमी अलग है। हो सकता है कि वो फिजियोलॉजिकली अनरिलेटेड हो सकता है वो जेनेटिकली अनरिलेटेड हो, लेकिन वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, तो उन दोनों को हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स लेकर के बताता हूं कैसे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि हमारे पास में एक एल्गी है, देखिए एक है एल्गी और एक है एंजियोस्पर्म, तो अब आप इन दोनों को समझिए। एल्गी और एंजियोस्पर्म, इन दोनों की टेक्सोनोमी अलग अलग है। एल्गी का टेक्सोनोमी अलग, एंजियोस्पर्म का टेक्सोनोमी अलग। इन दोनों का क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स सब कुछ अलग अलग है। लेकिन अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपने इकोसिस्टम में एल्गी प्रोड्यूसर है और अपने इकोसिस्टम में एंजियोस्पर्म भी प्रोड्यूसर है, यानी दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो दोनों प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इकोलॉजी तो इन्हीं की बात करती है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक है काउ, एक एनिमल है काउ, एक एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट है वो फॉरेस्ट के अंदर रहता है, हैबिटाट अलग अलग है। काव जो है वो दूसरे हैबिटाट में रहती है, लेकिन एक काव अपने इकोसिस्टम के अंदर हर्बीवोर है, एलिफेंट भी अपने इकोसिस्टम में हर्बीवोर है। तो दोनों क्या हो गए? दोनों जो हो गए वो एक दूसरे के इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। ये दोनों को हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहेंगे एक दूसरे के। ये तो बात हो गई सेम टाइप का फीडिंग करने की। अब जैसे हम बात करें व्हेल एंड शार्क की, तो व्हेल है वो एक मैमल है, शार्क है वो एक फिश है, और दोनों की हैबिटेट सेम है, दोनों की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत सेम है, तो इनको भी हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल हो। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म चाहे वो दुनिया में कहीं भी अलग अलग रहते हो, एक कंट्री में है, दूसरा दूसरी कंट्री के अंदर है, इन दोनों की कंट्री अलग अलग है, इनकी टेक्सोनोमी अलग अलग है, लेकिन इकोलॉजी के पॉइंट से ये कुछ सेम रोल प्ले कर रहे हो या सेम टाइप के दिखते हो, सेम हैबिटेट शेयर कर रहे हो, तो इनको हम कहते हैं एक दूसरे का इक्विवेलेंट। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स that occupy similar habitat and resemble each other
and resemble each other, like taking same food and looking similar, like taking same food and looking similar। इसके अंदर आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा डॉल्फिन, मैमल है, एंड शार्क, फिश है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। ऐसे आगे लिखिए, दोज स्पीसीज विच आर टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट may present in different geological area but use the same type of niche in different locations, so present at same trophic level, are known as ecological equivalent of each other। इसमें एग्जांपल लिखिए, काउ एंड एलिफेंट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वल है, जैसे एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, ये भी इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। इस तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, जो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से इक्वल है। दे आर नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। चलो नेक्स्ट टर्म समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, देखो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब होता है डिफरेंट फैक्टर्स जो एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। जैसे आपके सराउंडिंग में क्या क्या फैक्टर्स है, आप कहेंगे कि आपके सराउंडिंग में कुछ एबायोटिक फैक्टर्स है, लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, और आपके सराउंडिंग में कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी तो हैं। जैसे आपके सराउंडिंग में माइक्रोब्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, दूसरे एनिमल्स भी हैं। तो आपके सराउंडिंग में काफी सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। ये एक तरीके की इकोलॉजी है। अब अगर आपकी सराउंडिंग का कोई भी फैक्टर चेंज होना शुरू हो जाए तो आप उस फैक्टर को कहां तक टॉलरेट कर सकते हो, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। देखिए समझिए, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है रेंज ऑफ टॉलरेंस। रेंज ऑफ टॉलरेंस। अब मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया कहीं पर ग्रो कर रहा है। लेट्स सपोज कि हमने इसको पेट्री डिश के अंदर ग्रो करा रखा है और हमने टेम्परेचर रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर के ऊपर हम इसको ग्रो करा रहे हैं। अब क्या होगा, हमने ये टेम्परेचर बढ़ा के 26 किया और इस बैक्टीरिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, आराम से ग्रो कर रहा है, ठीक है। हमने इसको बढ़ा के 27 किया, 28 किया, 29 किया, 30 किया, 31 किया, ऐसे करते करते लेट्स सपोज हमने जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस किया तो 40 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेथ हो गई। डेथ, चीज समझ में आया? तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर में 15 डिग्री प्लस तक का चेंज टॉलरेट कर सकता है। तो इसका टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एबिलिटी कितनी है, प्लस 15 डिग्री सेल्सियस की है। इस कैपेसिटी को कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड।
इकोलॉजी के और भी सारे फैक्टर है, लाइट कंडीशन ज्यादा होने लग जाए या कम होने लग जाए, सराउंडिंग के अंदर लाइफ फॉर्म्स चेंज होने लग जाए, फूड अवेलेबिलिटी कम होने लग जाए, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो चेंज हो रहा हो तो उस फैक्टर को कहां तक टॉलरेट किया जा सकता है, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ये बैक्टीरिया के सेंस में इजी एग्जांपल है, वो समझ में आता है। यहां दो टर्म्स आते हैं, एक आता है यूरी और एक आता है स्टेनो। देखो, यूरी का मतलब होता है ब्रॉड, स्टेनो का मतलब होता है नैरो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा रेंज तक टॉलरेट कर सकता हो तो उसे यूरी कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म कम रेंज तक ही टॉलरेट कर सकता हो उसे स्टेनो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा रेंज तक टॉलरेट कर सकता है, हम कहेंगे ये बैक्टीरिया यूरी थर्मल है। यूरी का मतलब ज्यादा, थर्मल का मतलब टेम्परेचर में चेंज, तो ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा चेंज भी टॉलरेट कर सकता है। अगर ये बैक्टीरिया कम चेंज कर पाता टॉलरेट, हम कहते हैं ये तो स्टेनोथर्मल है, 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया और ये मर गया, 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते इसकी डेथ हो गई, तो ये स्टेनोथर्मल है। इसी तरीके से सॉल्ट कंडीशन, यूरी हेलाइन, स्टेनो हेलाइन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, बर्ड हो, अपने सराउंडिंग में कितना चेंज टॉलरेट कर सकता है, उस कैपेसिटी को कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। चले लिखिए अब आप, लिखिए, इट इज द रेंज ऑफ हैबिटाट, इट इज द रेंज ऑफ हैबिटाट दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। रेंज ऑफ हैबिटाट भी है ये। आगे लिखिए, it is the ability to survive in changing environment. It can be defined as range of tolerance. लिखिए, it is the degree of adaptation of a living organism to change its environment. मैंने आपको बताया यूरी का मतलब होता है ब्रॉड और स्टेनो का मतलब होता है नैरो, ये आप लिख लीजिएगा। अगला टर्म पढ़ते हैं, बहुत अच्छा टर्म है और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे अपन। इकेड्स, इकेड्स, इकेड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं इकोफीन, और इसको हम कहते हैं, ये इकोफीन है, फीन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। अब देखो, इकोफीन या इकेड समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। अब मैं बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल लेता हूं जो हमेशा लगभग क्लास में हर बार लिया जाता है। सपोज करिए कि एक एप्पल है, एक एप्पल लिया हमने, इस एप्पल से हमने 2 सीड्स निकाले, 2 सीड। हमने क्या किया, इन दोनों में से एक सीड को राजस्थान के अंदर ग्रो कराया, और हमने इसमें से दूसरे सीड को, सेकंड सीड जो है, इसको हमने ग्रो कराया कश्मीर के अंदर। सो जो स्टूडेंट्स कश्मीर से ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं। देखिए, तो हमने क्या किया, एक एप्पल का फ्रूट लिया था, एप्पल तो एक ही थी,
और हमने इसी एप्पल से 2 सीड निकाले। इन दोनों सीड को हमने 2 अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर ग्रो करा रखा है। दोनों का एनवायरमेंट देखो कितना एक्सट्रीम लेवल का चेंज है। राजस्थान की कंडीशंस आपको पता ही है, ज्यादा हॉट ड्राई टाइप की रहती है, और कश्मीर एप्पल के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। अब हम जब इस सीड को ग्रो कराते हैं तो हम देखते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम, लेट सपोज कि 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ राजस्थान के अंदर जो सीड को हमने ग्रो कराया, आफ्टर 6 मंथ उस सीड से इतना बड़ा प्लांट बना ऐसे। और हमने जो सीड को कश्मीर के अंदर ग्रो कराया वो सीड से काफी बड़ी साइज का, हेल्दी सा और अच्छा सा दिखने वाला एक प्लांट बन गया। सी, है दोनों के दोनों एप्पल के, दोनों की स्पीसीज सेम है, लेकिन आप देखिए ड्यू टू एनवायरमेंट चेंज, इसको कह देते हैं एनवायरमेंट 1 और कश्मीर वाले एनवायरमेंट को कह देते हैं एनवायरमेंट 2। दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीसीज के हैं, दोनों का जीनोम सेम है, लेकिन दोनों को जब एनवायरमेंट अलग अलग मिलता है तो ये मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस शो करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी अलग सी, छोटा सा दिख रहा है, अनहेल्दी सा दिख रहा है, और ये काफी हेल्दी दिख रहा है, 6 मंथ में काफी बड़ा हो गया है। तो इसे हम कहेंगे एक दूसरे के इकेट्स। These two organisms of same species, when living in different environments, they exhibit some morphological changes. However, their genome is same, their DNA content is same, they can interbreed successfully, so they belong to same species, but they show some morphological changes. So these organisms of the same species showing different morphological changes are known as echads of each other. Got the point? इनको echads of each other कहेंगे। अब यहां हम एक और चीज ऐड करते हैं, क्या इस राजस्थान वाले प्लांट को कश्मीर में शिफ्ट किया जाए तो ये हेल्दी हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी आ जाएगी? हम कहेंगे यस। वाई सो? क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे आए हैं। ये चेंजेस जो हैं वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी लेवल पे है, जेनेटिक लेवल पे नहीं है। डीएनए अभी चेंज नहीं हुआ है। जब तक डीएनए चेंज नहीं होता है कोई भी चेंज परमानेंट नहीं होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि चेंजेस इन इकेड्स आर रिवर्सिबल। आप कश्मीर वाले प्लांट को राजस्थान में शिफ्ट करो, अनहेल्दी सा दिखने लगेगा, थोड़े टाइम में ग्रोथ जो है वो पॉज हो जाएगी, मुरझा सा जाएगा ये प्लांट। इसलिए जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस हैं हमारे रिवर्सिबल। अब आपको मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूं इकेड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। इकेड्स का मतलब 2 पॉपुलेशन ले सकते हो, छोटे लेवल पे समझाने के लिए मैंने कहा 2 इंडिविजुअल है। आप ये भी कह सकते हो 2 पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन एक एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, दूसरी पॉपुलेशन दूसरे एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। तो 2 पॉपुलेशंस है, और मैंने छोटे शब्दों में कहा 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 इंडिविजुअल्स। दूसरी शर्त, ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं, स्पीसीज सेम। स्पीसीज सेम होने का अर्थ यह हुआ कि ये इंटरब्रीड कर सकते हैं अगर मौका मिले तो, इंटरब्रीड सक्सेसफुली। तीसरी बात, डिफरेंट एनवायरमेंट में रहते हैं, लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट।
अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं। चौथी चीज, अलग एनवायरमेंट की वजह से शो करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। दे शो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, दे आर नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट, क्योंकि ये किस में नहीं आए हैं, ये डीएनए के अंदर नहीं आए हैं चेंजेस, तो परमानेंट नहीं है। हम कह सकते हैं कि चेंजेस आर रिवर्सिबल, चेंजेस आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल टाइप के चेंजेस हैं। सो हम इन दोनों पॉपुलेशंस को कहेंगे एक दूसरे के इकेड पॉपुलेशन, या दोनों इंडिविजुअल को कहेंगे एक दूसरे के इकेड इंडिविजुअल। डीएनए चेंज नहीं हुआ है, स्पीसीज सेम है, जीनोम सेम है, इंटरब्रीड सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए व्हेन मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वरना ठीक है मैं लिखा तो रहा ही हूं। लिखिए मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, when members of a population occupy different habitats, then they can show different morphology, they are said to be adapted phenotypically but not genotypically। हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने फिनोटिपिकली मॉर्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो अडप्ट हो गए हैं, बट जीनोटिपिकली अडप्ट नहीं हुए हैं। सच मेंबर्स आर नोन एज इकेड्स ऑफ ईच अदर, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, जीनोटाइप इज सेम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोटाइप। इकोटाइप को हम कहते हैं इकोलॉजिकल रेस। इकोलॉजिकल हम रेस भी बोल देंगे इसको। इकोटाइप को फिजियोलॉजिकल रेस भी बोल देंगे, फिजियोलॉजिकल रेस, या आप इसको कह सकते हो इको स्पीसीज। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि दो ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीसीज के हैं और वो अलग एनवायरमेंट में रहने की वजह से मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं, लेकिन उनका जीनोम सेम है, उनके डीएनए में चेंज नहीं आया है, और ये चेंजेस है वो रिवर्सिबल है। अब थोड़ा सा यहां पर चेंज आता है इकोटाइप में। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ह्यूमन स्पीसीज है। ह्यूमन स्पीसीज के कुछ मेंबर्स साउथ अफ्रीका में रहते हैं, साउथ अफ्रीका, और ह्यूमन स्पीसीज के कुछ मेंबर्स हैं वो इंडिया में रहते हैं। अब आप समझिए, दोनों के दोनों है तो ह्यूमन, तो इन दोनों की स्पीसीज सेम है, स्पीसीज सेम, दोनों ह्यूमन स्पीसीज के हैं। ह्यूमन स्पीसीज के होने के है इसलिए ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे कैन इंटरब्रीड सक्सेसफुली। अगर कोई इंडिया का मेल हो, साउथ अफ्रीका की फीमेल हो, या फिर इंडिया की फीमेल हो, साउथ अफ्रीका का मेल हो, तो दोनों में सक्सेसफुल ब्रीडिंग पॉसिबल है। फिर इसके बाद इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। ध्यान से समझिए, साउथ अफ्रीका के अंदर रहने वाले लोग, इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, इनके पेरेंट्स का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और ऐसे करते करते कई जनरेशन तक ये लोग यहीं पे रहते आए हैं, यहीं रिप्रोडक्शन करते आए हैं, यहीं के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते आए हैं।
जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक एनवायरमेंट में अपने कई जनरेशन तक प्रेजेंट रह सकता है और ये उसी एनवायरमेंट में रहते हुए रिप्रोडक्शन करेगा, ये करेगा, इसकी अगली जनरेशन करेगी, उसकी अगली जनरेशन करेगी, तो वो जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन बनेगी उस पॉपुलेशन के मेंबर्स में परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं दीज आर परमानेंट। हमने पिछले एग्जाम्पल में ये कहा कि राजस्थान वाले एप्पल के छोटे प्लांट को अगर कश्मीर में शिफ्ट किया जाए तो वो नॉर्मल ग्रोथ शो करने लगता है, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीकन ह्यूमन को इंडिया के अंदर लेके आओगे तो वो कभी इंडियन नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर डीएनए चेंज हो चुका है। डीएनए चेंज होने की वजह से वो अब अपने ही एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप साउथ अफ्रीकन को कहीं भी ले जाओ पूरी दुनिया में, चाहे उसे 10 साल वहां रखो, 20 साल वहां रखो, चाहे वो रिप्रोडक्शन करे वहां पे, तो उसके बच्चे जो पैदा होंगे वो भी साउथ अफ्रीकन जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि डीएनए में चेंज आ चुका है। तो ऐसे चेंजेस हेरिटेबल होते हैं। पिछले वाले में एक पॉइंट ऐड और कर लेना कि दीज चेंजेस आर नॉट हेरिटेबल। इकेड्स में लिख लेना दीज चेंजेस आर नॉट हेरिटेबल, यहां लिखना है दीज चेंजेस आर हेरिटेबल। आप इंडियन को कहीं पर भी रख दो वो इंडियन जैसा ही दिखेगा, क्योंकि चेंजेस आ गए हैं अब जेनेटिक्स में। हां, हम ये कह सकते हैं कि अभी इतने चेंज नहीं आए हैं कि स्पीसीज ही अलग हो जाए। अभी इतना भी चेंज नहीं आया है कि हम इंडियंस को अलग स्पीसीज कहें, साउथ अफ्रीकन्स को अलग स्पीसीज कहें, बट कुछ चेंजेस तो आए हैं। अगर स्पीसीज चेंज हो जाती तो इंटरब्रीड नहीं कर पाते। तो अब आप क्या कहोगे? साउथ अफ्रीकन एंड इंडियन ह्यूमंस आर इको टाइप ऑफ ईच अदर। चलिए लिखिए, व्हेन मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑक्यूपाई different environment for long time, they get adapted morphologically as well as genetically, phenotypically as well as genotypically to the habitat. आगे लिखिए, however they are still the same species, so they can interbreed successfully, but the morphological changes are now permanent, they are heritable, they are non-reversible, so they are passed into next generation. Ecotypes represent certain environment. साउथ अफ्रीका वाला कहीं भी चला जाए उसको देख के बता सकते हो ये कौन से एनवायरमेंट से आया है। सो इकोटाइप्स रिप्रेजेंट सर्टेन एनवायरमेंट। तो ये हुआ हमारे पास में इको टाइप का कॉन्सेप्ट। अब एक और छोटा सा टर्म आता है और टर्म है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। इकोलॉजिकल कंप्रेशन, देखो इकोलॉजिकल कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, वो जो इकेड्स पढ़े थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक हैबिटाट नए एनवायरनमेंट में जाता है और वहां जाकर कुछ समय रहता है, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे। ऐसे चेंजेस परमानेंट नहीं है, ऐसे चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, डीएनए चेंज नहीं हुआ है। अब इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को कंप्रेस किया है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ये जो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स, बस इन्हीं को कहते हैं इकोलॉजिकल कंप्रेशन।
किसी नए हैबिटाट में जाने पर जो थोड़ी देर के लिए एडजस्ट किए जाते हैं, थोड़ी देर का मतलब हो गया कुछ समय तक, मंथ्स, ईयर्स तक, उन्हें हम कहते हैं इकोलॉजिकल कंप्रेशन। लिखिए इसके अंदर, these are the changes within a species, these are the changes within a species for a short time due to environment change, for a short time due to environment change, such changes are not heritable, ये हेरिटेबल नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत बड़ा सा टर्म, हैबिटाट, जिसको बहुत ज्यादा ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है। हैबिटाट क्या है? देखो, यूजुअली हम ऐसे बोल देते हैं कि एक एरिया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटाट कहते हैं। एक बार हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि आखिर एक एरिया क्या होता है। एरिया होगा क्या? एरिया की डेफिनेशन क्या है? तो क्या हम किसी जमीन के टुकड़े को एरिया कहते हैं? जी हां, रफली हम किसी जमीन के टुकड़े को, कोई जियोग्राफिकल रीजन को एरिया कहते हैं। बट ध्यान से समझिए कि एक एरिया डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स का कलेक्शन होता है। एरिया क्या है? एक एरिया कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स के अंदर आ गए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। कलेक्शन है फैक्टर्स का। ये जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स है, इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है एनवायरमेंटल सेट। एनवायरमेंट का एक सेट है, एनवायरमेंटल सेट। सेट समझते हैं आप? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास में अपने एग्जाम को लेकर के सिलेबस जो है उसको 13 यूनिट्स में डिवाइड किया है। आपने क्या किया? 13 नोटबुक्स बना ली, हर यूनिट की एक नोटबुक। तो 13 नोटबुक को हम कहेंगे एक सेट है। अब एनवायरमेंटल सेट को समझिए। आप जिस किसी एरिया में रहते हो, किसी भी एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर दिन में लाइट कितनी देर आती है? मैं कहूंगा लेट से कि लाइट है वो 8 आवर ए डे, या 8 आवर कम हो गया, 10 कर लेते हैं, चलो 10 आवर्स ए डे। एक दिन में 10 घंटे लाइट रहती है, तो लाइट की कंडीशन हो गई एक। प्लस मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो हम कहेंगे कि भाई इस एरिया के अंदर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैं बात करूंगा कि रेनफॉल कितनी होती है, तो सपोज एक बार के लिए 100 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल होती है। यह भी एक तरीके का फैक्टर है, रेनफॉल। अब मैं बात करूं कि यहां पर सॉइल कैसी है। आप सपोज कहेंगे कि यहां पर से सैंडी सॉइल है या सैंडी क्ले सॉइल है। एक बार के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इस एरिया की टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी, तो आप कहोगे कि ये एरिया तो थोड़ा प्लेन एरिया है, सीधा समतल मैदान जैसा एरिया है। देखो, ये तो हो गए एबायोटिक फैक्टर्स। अब एक बार के लिए मैं और कुछ हाइपोथेटिकल बातें करता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि इस एरिया में प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स कौन कौन से हैं। आप कहोगे कि यहां पर सर स्पीसीज एक्स वाई जेड के प्लांट्स होते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आपके एरिया में हर्बीवोर्स कौन कौन से हैं। आप कहेंगे कि सर ए बी सी स्पीसीज के हर्बीवोर हैं। आपसे कहा जाएगा कि कार्निवोर्स कौन कौन से हैं। लेट सपोज डी ई एफ स्पीसीज के कार्निवोर हैं। आपसे कहा जाएगा ओमनिवोर भी है क्या यहाँ पे। आप कहेंगे कि हाँ, 2 ओमनिवोर हैं एम एन स्पीसीज के।
आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डीकंपोजर्स कौन कौन से हैं आपके एरिया में, आप कह देंगे कि PQR डीकंपोजर्स हैं। हम कहने को तो कह देते हैं हम एक एरिया में रहते हैं, लेकिन एक्चुअली आप इतने सारे फैक्टर्स जिनकी रेंज अलग अलग हो सकती है उन फैक्टर्स के बीच में रहते हैं। तो एरिया क्या हुआ? एरिया हुआ एनवायरमेंट का एक सेट। अब आप जिस किसी भी एरिया में हैं वहां लाइट की कुछ कंडीशन है, जिस किसी भी एरिया में वहां टेम्परेचर है, वहां रेनफॉल की कंडीशन है, वहां सॉइल टोपोग्राफी, वहां प्लांट स्पीसीज कैसी है, वहां के हर्बीवोर स्पीसीज कैसे हैं, वहां के कार्निवोर स्पीसीज कैसे हैं, वहां के ओमनीवोर डीकंपोजर कौन कौन से हैं। तो आप कहां रह रहे हो? आप एक एनवायरमेंट के सेट में रह रहे हो। आपके एरिया में एक पर्टिकुलर रेंजेस में हर फैक्टर है, वो एक सेट है। अगर यहां से किसी भी फैक्टर को चेंज किया जाए, जैसे यहां टेम्परेचर को 35 कर दूं मैं, एक फैक्टर चेंज हुआ लेकिन नया सेट बन गया ना ये। अब यहां से कुछ स्पीसीज चेंज हो जाए, प्लांट स्पीसीज XYZ की जगह WXZ आ जाए, तो क्या हो रहा है? यहां सेट चेंज हो रहे हैं। तो पहले तो आप यह समझो कि एनवायरमेंटल सेट क्या होता है। एनवायरमेंटल सेट का मतलब हुआ कि जब डिफरेंट एनवायरमेंट के फैक्टर्स का हम एक साथ बात करें कौन किस रेंज में है, तो उसे कहते हैं एनवायरमेंटल सेट। अब बात करते हैं हैबिटेट की। एक ऑर्गेनिज्म जहां पर पैदा होता है, जहां उसके पेरेंट्स पैदा होते हैं, जहां उनके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा होते हैं, जहां उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पैदा होते हैं, ऐसे करके एक ऑर्गेनिज्म के जितने जनरेशंस किसी एक पर्टिकुलर सेट में काफी बरसों से रहते आए हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उस सेट के लिए बेस्ट अडेप्टेड है और उसी को उसका हैबिटेट कहेंगे। यानी एक ऑर्गेनिज्म को आदत है एक पर्टिकुलर लाइट में रहने की, पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहने की, पर्टिकुलर रेन के अंदर रहने की, पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए रहने की आदत है, वो उनके लिए बेस्ट अडेप्टेड है। इसे हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो एरिया है जहां पर वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकता है, जहां पर वो सबसे ज्यादा अडॉप्टेड है, जहां की लाइट के लिए, जहां के रेनफॉल के लिए, जहां के प्लांट्स के लिए, जहां के हर्बीवोर्स के लिए, जहां के टोपोग्राफी के लिए, जहां की सॉइल के लिए वो बेस्ट अडॉप्टेड है, वही उसका हैबिटेट है। अब एक बात सोचो, अगर आप इस एनवायरमेंट के लिए बेस्ट अडॉप्टेड है तो आपको यहां पर सेफ प्लेस मिल जाएगा, आपको यहां पर फूड मिल जाएगा और आपको यहां पर मैटिंग पार्टनर मिल जाएगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 3 डिमांड्स होती हैं जो उसकी बेसिक डिमांड्स हैं। कभी कभी ये डिमांड्स स्पेशल डिमांड्स भी बन जाती है। एक ऑर्गेनिज्म के लिए 3 डिमांड्स सबसे बेसिक डिमांड्स है। पहली है फूड, ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए फूड चाहिए। दूसरी है स्पेस, एक सेफ स्पेस चाहिए जहां पर वो रह सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपने प्रोजेनीज की केयर कर सके। और तीसरा है मैटिंग पार्टनर, मैट, जहां वो रिप्रोडक्शन करेगा। इन तीनों डिमांड्स को कहते हैं बेसिक डिमांड्स। ये डिमांड जिस किसी भी एनवायरमेंट में फुलफिल हो जाए वही एनवायरमेंट उसका हैबिटेट है। ये डिमांड्स जिस किसी एरिया में फुलफिल हो जाए वही एरिया उसका हैबिटेट कहलाता है। तो आप यूं समझो कि हैबिटेट वो वाला एरिया है जहां एक ऑर्गेनिज्म की ये डिमांड्स फुलफिल होती हो, बेसिक डिमांड्स फुलफिल होती हो। अब आप किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हैबिटेट इज द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट अडॉप्टेड। हैबिटेट इज द एरिया वेयर द बेसिक डिमांड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड। Habitat is the set of environment where an organism can perform its daily activities
नॉर्मली, जहां वो दूसरों से इंटरेक्शन भी करता है, किसी से कंपटीशन भी करता है, किसी से प्रीडेशन भी करता है, किसी के साथ में कोई सिम्बायोसिस भी कर सकता है, कोई भी इंटरेक्शन कर सकता होगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सेट के लिए अडॉप्टेड है, तो वही सेट उसका हैबिटाट है। अब हैबिटाट हो सकता है लिविंग हैबिटाट हो, जैसे कि ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड्स रहते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं अंडे देते हैं, वहीं उनके बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो ट्री के लिए अडॉप्टेड है। तो ट्री किसका एग्जाम्पल हो गया? लिविंग हैबिटाट का। अगर हम बात करें कि मछलियां रिवर के अंदर रहती है, नदी में रहती है, लेक में रहती है, तो ये तो डेड हैबिटाट है। दैट मीन्स कि हैबिटेट जो है वो डेड हो सकती है, लिविंग हो सकती है। चलो अब हैबिटाट के लिए लिखो, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लिखिए। हैबिटाट is a type of natural environment for which an organism or a species is best adapted due to natural selection। हाँ, ये बात तो बताना ही रह गई। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने एरिया के लिए, अपने फूड के लिए अडॉप्टेड क्यों है, तो आंसर आएगा ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। आप अपनी मर्जी से चॉइस नहीं कर सकते कि आप कौन से एरिया के अंदर रह सकते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी टाइप का फूड नहीं खा सकते। यह तो नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है। आपकी कई जनरेशन उसी पर्टिकुलर टाइप का फूड खाती आई है, इसलिए हम वैसा ही टाइप का फूड खा सकते हैं। आपका मन होगा कि आप पोल्स पे जाके रहें, नहीं रह सकते क्योंकि आप उसके लिए अडॉप्टेड नहीं है, लेकिन आप अपने एरिया में रह सकते हो, उसके लिए आप अडॉप्टेड हो। हम सभी ह्यूमन स्पीसीज हैं, वो क्या टाइप का फूड खा सकते हैं, ये रिजल्ट है नेचुरल सिलेक्शन का। हम अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकते। तो इट्स द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लिखा आपने। फिर इसके बाद में लिखिए, इट कैन बी रिगार्डेड एज एन एरिया, इट कैन बी रिगार्डेड एज एन एरिया वेयर द बेसिक डिमांड्स like food, space and mate of an organism are fulfilled. It is regarded as an area where the basic demands like food, space and mate of an organism are fulfilled. आगे लिखिए, the habitat is the set of environmental conditions which are favorable for an organism. उसके बाद में एक चीज, जैसा मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटाट के लिए बेस्ट अडॉप्टेड है। एक मछली पानी में रहने के लिए अडॉप्टेड है, आप उसे पानी से बाहर निकाल के टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर रख दो। हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के लिए बेस्ट अडॉप्टेड है। हम पानी में रहना शुरू कर दें, कितनी देर रह लोगे पानी में? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद स्किन खराब होने लग जाएगी, बाहर आना पड़ेगा। हम अंडर वाटर तो ब्रीथ कर नहीं सकते। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए बेस्ट अडॉप्टेड है। अगर आप अपना एनवायरमेंट चेंज करते हो, यानी आप अपनी हैबिटाट चेंज करते हो, तो नई हैबिटाट का, नए एनवायरमेंटल सेट का कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जो आपकी ग्रोथ को रोक देगा। जैसे सपोज करो कि आपने डिसाइड किया कि आज के बाद आप तो पानी में रहोगे और नदी के अंदर जाके रहने लग गए, तो अब नदी के अंदर जाके रहोगे तो वहां का वाटर लेवल, वहां का ऑक्सीजन लेवल, वहां का फूड, ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ रोक देगी, क्योंकि वो फेवर नहीं कर रही है आपको। वहां एक एनवायरमेंट है, आप किसी और एनवायरमेंट के लिए बने हुए हो, तो आपने जैसे ही अपना एनवायरमेंट चेंज किया, अब आपको प्रॉब्लम होगी। नए एनवायरमेंट सेट का कोई तो फैक्टर ऐसा होगा जो फैक्टर आपकी ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो हम यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, नोट लगा के लिख लीजिएगा, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव आउटसाइड ऑफ इट्स हैबिटाट फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक आप नई हैबिटाट में सर्वाइव नहीं रह सकते। वहां दूसरे ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बेस्ट अडॉप्टेड है, तो किसी और के एरिया में जाकर के रहोगे, वो आपसे कंपटीशन करके आपको हरा देगा। वहां का फूड हो सकता है आपको सेट ना हो,
जैसे आप अपना स्टेट भी चेंज करते हो, नॉर्थ इंडियन साउथ में जाते हैं तो उनको वेज फूड थोड़ा कम मिल पाता, उनको प्रॉब्लम होती है। बेचारे साउथ वाले नॉर्थ में आते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। वेस्ट बंगाल वाले राजस्थान में आते हैं, उनको मछलियां नहीं मिलती खाने के लिए, उनको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एक एरिया के लिए बेस्ट अडेप्टेड है। दूसरे एरिया में जाओगे तो कई फैक्टर्स लिमिटिंग बन जाएंगे आपके लिए। No organism can survive outside of its habitat for long time. Next लिखिए कि habitat could be living or non-living. For example, a tree is a habitat. A tree is a living habitat and a river is a dead habitat. तो कोई भी habitat है वो living भी हो सकती है, non-living भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट एक और टर्म पढ़ते हैं, बहुत अच्छा टर्म है, होम रेंज। होम रेंज, सी ये होम रेंज क्या है? होम रेंज का अर्थ होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपने हैबिटाट से बाहर निकल जाता है, तो आखिर वो कौन सी डायरेक्शन में कितनी दूर तक जा रहा है, उस दूरी को कहेंगे उसका होम रेंज। अभी अभी हमने बात करी कि ऑर्गेनिजम्स के लिए 3 डिमांड्स होती हैं। एक होता है फूड, एक होता है स्पेस, एक होता है मैट। अब ये डिमांड्स होने को बेसिक डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स है तीनों सिंपल बेसिक डिमांड्स हैं। लेकिन कभी कभी साल में, एक साल में कोई तो टाइम ऐसा आता है जब यही डिमांड्स अब स्पेशल डिमांड्स बन जाती है। ये सिंपल डिमांड्स हैं बट ये डिमांड्स है वो स्पेशल डिमांड्स बन जाती है। और अगर ये डिमांड्स स्पेशल डिमांड्स बन गई तो ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटाट से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अभी अपन ने क्या सीखा है कि ऐसा एक एरिया जहां ऑर्गेनिज्म की बेसिक डिमांड उसी एरिया में पूरी हो जाती हो, उसको तो हैबिटाट कह दिया। लेकिन जब ये डिमांड स्पेशल डिमांड बन जाती है तो उसे हम कहेंगे अब होम रेंज। कैसे? देखो, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको साल में 10 महीने अपने ही एरिया में फूड मिल जाता है, लेकिन 2 महीने का सीजन ऐसा चेंज होता है कि उसका फूड उसके एरिया में खत्म हो जाता है, तो वो फूड के लिए माइग्रेशन करता है। अब वो माइग्रेशन कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, कितनी दूर कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन किया ना, उसने अपने एरिया से बाहर निकला। कहां तक गया? जहां तक वो जा सकता है वही उसका होम रेंज है। जहां जा ही नहीं सकता वो होम रेंज नहीं होगा कभी भी। दूसरा समझिए स्पेस। जब एक ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो वो चाहता है कि एक सेफ स्पेस मिले, तो वो एक सेफ स्पेस के लिए दूर जाता है। जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से उड़ के राजस्थान में आते हैं स्पेशली रिप्रोडक्शन पर्पज से, क्योंकि जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तब वहां का टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल नहीं है और राजस्थान का टेम्परेचर उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए वो राजस्थान आते हैं और राजस्थान के अंदर आकर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हैबिटाट छोड़ करके कुछ दूरी तय करी। ये साल में एक बार तो करनी पड़ती है। ऐसे ही सपोज मेटिंग पार्टनर अगर अपने एरिया में ना मिल रहा हो तो कुछ दूर जाना पड़ता है। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं लेकिन अंडे पानी के बाहर आके देते हैं, तो अपनी हैबिटाट से बाहर निकला, चाहे वो थोड़ी सी दूरी निकला, दैट इज नोन एज होम रेंज। तो होम रेंज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म का ये तो है हैबिटाट, जहां एक ऑर्गेनिज्म आराम से रह सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अलग डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ सकता है। ये दूरी अलग अलग हो सकती है, तो जितनी दूरी तक वो जा पा रहा है उस दूरी को कहेंगे उसका होम रेंज।
ये इसका होम रेंज होता है। अब मैं आपसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि होम रेंज कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा हो सकता है, कौन से के लिए कम हो सकता है। अभी के लिए इतना समझिए, अपने घर से निकलना और कुछ दूरी तक जाना, उसे कहते हैं होम रेंज। होम रेंज वहीं तक हो सकती है जहां तक एक ऑर्गेनिज्म जा सकता है। लिखिए, अब मैं आपको पॉइंट्स लिखा देता हूं, पॉइंट बना बना के लिखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ होम रेंज was given by W.H. Burt. The concept of home range was given by W.H. Burt in 1943. ये तो खैर ऐसे ही लिखा रहा हूं, कोई वैसे काम का नहीं है। देखिए, होम रेंज इज द एरिया that an animal normally uses during a year. The home range is the area outside of its habitat which is under the reach of the organism. Next point, for certain special demands, ब्रैकेट में लिखना food, space and mat. For certain special demands, an organism has to cover a large area under the reach and outside the habitat. It is known as its home range. Home range is a zoological term because plants do not move, so this term is used for animals. Now, overall size of home range varies with the availability of food resources, mode of food gathering, body size and metabolic need. देखो, होम रेंज डिपेंड करेगा जरूरत कितनी है, बॉडी साइज कितनी है, कहां कहां पर फूड की अवेलेबिलिटी है, इन सारी चीजों के ऊपर। अभी मैं आपको ग्राफ से भी समझा दूंगा ये सारी चीजें। आगे लिखिए, अमंग मैमल स्पीसीज होम रेंज इज रिलेटेड टू बॉडी साइज। मैमल्स के अंदर होम रेंज इज रिलेटेड टू बॉडी साइज विच इज रिफ्लेक्टिंग, लिखिए, विच इज रिफ्लेक्टिंग द लिंक बिटवीन बॉडी साइज एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। बॉडी साइज और एनर्जी रिक्वायरमेंट दोनों में लिंक बताएगी होम रेंज। जिसकी बॉडी साइज बड़ी होगी वो दूर तक जाएगा, इसका मतलब उसे ज्यादा खाना चाहिए है, उसे अपने एरिया में खाना सफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए वो दूर तक जा रहा है। आगे लिखिए, इन जनरल कार्निवोर्स require a large home range than herbivores and omnivores of same size. देखो, एक तो है कार्निवोर, एक है हर्बीवोर और एक है ओमनीवोर। मान लीजिए कि तीनों ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज सेम है। ऐसे सपोज ये तीन ऑर्गेनिज्म है और तीनों की बॉडी साइज सेम है, तो देखो, जो हर्बीवोर होता है वो ग्रीन प्लांट खाता है और ग्रीन प्लांट लगभग उस एरिया के अंदर मिल ही जाते हैं। प्लांट्स में ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, तो इसको तो आराम से फूड मिल जाएगा। ओमनीवोर है, वो प्लांट भी खा सकता है, हर्बीवोर भी खा सकता है, कार्निवोर को भी खा सकता है, तो ओमनीवोर को भी फूड मिल जाता है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ हर्बीवोर को ही खा सकते हैं। ये जो है अपनी मर्जी से ना तो ग्रीन प्लांट्स खा सकते हैं, ना किसी और को खा सकते हैं। इनके लिए फूड के ऑप्शंस कम है, इसलिए इनकी होम रेंज ज्यादा होती है। लिखेंगे आप, वापस से बोल रहा हूं मैं कि in general carnivores require a larger home range than omnivore and herbivore of same size. सेम साइज के हर्बीवोर और
ओमनिवोर से कार्निवोर की होम रेंज ज्यादा होती है। आगे लिखेंगे मेल्स एंड एडल्ट्स हैव लार्जर होम रेंज देन फीमेल्स एंड जुवेनाइल्स। मेल्स हैं और एडल्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज्यादा है, तो फीमेल और जुवेनाइल के कंपैरिजन में ये थोड़ी ज्यादा दूर तक होम रेंज तय करते हैं। देन लिखिए होम रेंज इज नॉट डिफेंडेड। Aggressive interaction may influence the movement of individual within another's home range। देखो कोई ऑर्गेनिज्म होम रेंज को प्रोटेक्ट नहीं करता। जैसे कोई माइग्रेशन कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म, तो जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आया राजस्थान में, तो बीच में कई एरिया पड़े हैं, लेकिन वो किसी एरिया को डिफेंड नहीं करेगा, वो चुपचाप निकलेगा वहां से। तो होम रेंज को डिफेंड नहीं किया जाता है, टेरिटरी को डिफेंड करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आप इन ग्राफ को समझ लीजिएगा और लिख लेना जो मैं लिखा रहा हूं, होम रेंज साइज। देखो दो ग्राफ बनते हैं, एक बनता है ऊपर और एक बनता है ऐसे नीचे। ये जो ग्राफ है ये उन एनिमल्स के लिए है जो ओपन एरिया में रहते हैं, ओपन एरिया, और ये ग्राफ उनके लिए है जो कि क्लोज एरिया के अंदर रहते हैं, क्लोज्ड एरिया। अब दोनों के अंदर मतलब समझो, फिर मैं आपको लैंग्वेज में और लिखा देता हूं। ओपन एरिया में रहते हैं, जैसे ग्रासलैंड है, वहां छिपने की कोई जगह नहीं है, या जैसे कोई मैदान है वहां छिपने की कोई जगह नहीं है। दूसरा क्लोज्ड एरिया है, जैसे कोई घना जंगल है, वहां पर बड़े बड़े ट्रीज हैं, रॉक्स हैं, तो छिपने की जगह है। जैसे सपोज करो एक एनिमल है रैबिट, वो ग्रासलैंड में रहता है। अब ग्रासलैंड में रहेगा ओपन एरिया के अंदर, तो उस पर अटैक होने के चांस ज्यादा है, वो दिखता रहेगा, छिपने की जगह ही नहीं है। लेकिन अगर वो जंगल में रहेगा तो छिपने की जगह ज्यादा है। एक डियर है, एक जेब्रा है, वो ग्रासलैंड में ओपन एरिया में रहेगा तो ज्यादा दिखेगा प्रीडेटर को, लेकिन वही अगर जंगल में रहेगा तो कम दिखेगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ओपन एरिया में रहते हैं उनको जरूरत पड़ती है लार्ज होम रेंज की, क्योंकि उन पे अटैक ज्यादा होते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो दूर तक जाए अटैक से बचने के लिए। जो क्लोज एरिया में रहते हैं उनकी होम रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये ग्राफ आपको समझ आया होगा होपफुली। अब लिखिए इस ग्राफ के लिए, यहां पे लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ हायर प्रीडेशन रिस्क इन ओपन हैबिटाट, स्पीसीज लिविंग इन ओपन हैबिटाट विल हैव ओवरऑल लार्ज होम रेंज देन स्पीसीज इन क्लोज्ड हैबिटाट। ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? अब इसी में दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। एक ग्राफ है ऐसा सीधा ऊपर है, और ये ग्राफ है छोटा, मतलब नीचे है, होम रेंज छोटी है। देखो ये वाला ग्राफ आता है ब्राउजर्स का, ये है ब्राउजर्स। ब्राउजर्स उन एनिमल्स को कहेंगे जो वुडी पार्ट्स को ज्यादा खाते हैं, वुडी प्लांट्स को ज्यादा खाते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स को खाते हैं जिसमें वुड कंटेंट ज्यादा हो। और ये ग्राफ आता है ग्रेजर्स का। ग्रेजर्स उनको कहते हैं जो कि सॉफ्ट प्लांट्स को खाते हो, सॉफ्ट प्लांट्स को या सॉफ्ट प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हो, सॉफ्ट पार्ट्स को खाते हो। तो दोनों में से होम रेंज किसकी ज्यादा होगी? ब्राउजर्स की होम रेंज ज्यादा होगी, उनको दूर तक जाना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है। जो ब्राउजर्स होते हैं वो ब्राउजर्स वुडी ट्रीज, वुडी पार्ट खाते हैं। अब देखो वुडी पार्ट खाएंगे तो ऑप्शंस कम मिलेंगे। सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट प्लांट्स वो किसी एरिया में ज्यादा मिल सकते हैं।
तो इनको ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। ग्रेजर्स क्या खा रहे हैं? सॉफ्ट पार्ट्स को खा रहे हैं, तो इनको इजीली फूड अवेलेबल हो जाएगा। इस ग्राफ के लिए लिखिए, बिकॉज ऑफ मोर पैची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राउज कंपेयर्ड विथ ग्रासेस, ब्राउजर्स विल हैव लार्जर होम रेंज एज कंपेयर टू ग्रेजर्स। जो वुडी ट्रीज टाइप के होते हैं वो थोड़े दूर दूर पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें दूर निकलना पड़ेगा। अब एक छोटा सा सिंपल सा ग्राफ ये भी है मेल फीमेल के लिए। तो ये तो है मेल का ग्राफ और ये है फीमेल का ग्राफ। मेल्स की होम रेंज है वो ज्यादा होगी, फीमेल्स की होम रेंज थोड़ी कम होगी। कई सारे रीजन है, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, फूड भी उनके लिए अवेलेबल कराते हैं, उनके एक्सटर्नल काम जो है वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनकी होम रेंज ज्यादा होगी। लिखिए, फीमेल्स विल हैव ए स्मॉलर होम रेंज देन मेल्स ड्यू टू more selective foraging in heterogeneous landscapes and because of movement constraints by calf at heel। ये हो गया मेल फीमेल का। अब उसके बाद में एक और, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है। ये ग्राफ है टेंडिंग मेल्स का और ये ग्राफ है टेरिटोरियल मेल्स का। टेंडिंग मेल्स एंड टेरिटोरियल मेल्स में मतलब क्या अंतर है? देखो, कुछ स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके मेल्स को ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। वो रिप्रोडक्शन पर्पज से कई दूर तक निकलते हैं, फीमेल्स को इंप्रेस करते हैं, यानी सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। वहां पर मेल्स को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। एक ऐसा मेल जो एक छोटी सी टेरिटरी में रहता है, उसे मैटिंग पार्टनर मिल जाता है अपनी टेरिटरी के अंदर, तो उसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो टेंडिंग मेल का मतलब हो गया मूविंग मेल, जो मूव करता है रिप्रोडक्शन पर्पज से, उसे ज्यादा दूर निकलना पड़ेगा। लिखिए इसके अंदर, owing to cost of defense and loss of mating benefits with increased area, territorial males should have a smaller home range than tending males। होता क्या है कि टेरिटोरियल मेल्स को यह डर रहता है कि अगर मैं अपनी टेरिटरी से बाहर निकला तो मेरी टेरिटरी के ऊपर किसी और का कब्जा हो जाएगा, वो और उस टेरिटरी को हड़प लेगा, इसलिए ये मेल्स अपनी टेरिटरी के अंदर ही रहते हैं, तो इनकी होम रेंज छोटी रहती है। चलो, ये तो बात हो गई हमारे पास में होम रेंज की। अब हम बात करते हैं टेरिटरी की। टेरिटरी आखिर क्या होती है? टेरिटरी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो एरिया होती है या वो पार्ट ऑफ एरिया होती है जिसको एक ऑर्गेनिज्म डिफेंड करता है, जिसके लिए वो लड़ता है। वो नहीं चाहता कि उसी की स्पीसीज का या कोई और स्पीसीज का मेंबर वहां आए। इसके लिए वो कई तरीके के मार्किंग्स भी करता है, यूरिन रिलीज करता रहता है, कोई बर्ड सिंगिंग करता रहता है। तो एन एरिया विच इज अंडर द डिफेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेरिटरी। हर ऑर्गेनिज्म टेरिटरी नहीं बनाता, लेकिन हर ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेरिटरी बनाते हैं। यानी फिशेज के अंदर भी ऐसे फिशेज मिलेंगे जो टेरिटरी बनाते हैं, बर्ड्स में ऐसे बर्ड्स मिलेंगे जो टेरिटरी बनाते हैं, रेप्टाइल्स में ऐसी रेप्टिलियन स्पीसीज मिलेगी जो टेरिटरी बनाती है, मैमल्स में ऐसे मैमल्स मिलेंगे जो टेरिटरी बनाते हैं। सारे मैमल्स टेरिटरी नहीं बनाते, बट मैमल स्पीसीज भी टेरिटरी बनाती है। सो टेरिटरी बेसिकली वो एरिया है जो कि डिफेंड किया जाता है। लिखिए, सम स्पीसीज
however defend a core area of the home range, जैसे ये एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर यहां पर एक लाइन रहता है, इस एरिया में लाइन, ये एरिया लाइन का है, तो लाइन को पता है कि मेरे एरिया में जानबूझ के तो कोई आएगा नहीं, इस फॉरेस्ट में यहां से एंट्री हो सकती है, एंट्री पॉइंट ये है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइन क्या करेगा, यहां इस एरिया को डिफेंड करेगा। अपने हैबिटाट को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, अपने हैबिटाट से थोड़ा आसपास का एरिया जहां से इन्वेडिंग हो सकती है किसी दूसरे की, उसको डिफेंड करने की जरूरत है, तो इसको टाइगर लायन क्या करेगा, डिफेंड, ये इसकी टेरिटरी हो गई। सम स्पीसीज हाउएवर डिफेंड ए कोर एरिया ऑफ द होम रेंज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज और अदर स्पीसीज, अपनी ही स्पीसीज के लिए या दूसरी स्पीसीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एनिमल डिपेंड्स एनी पार्ट ऑफ इट्स होम रेंज, द पार्ट इज इफ द एनिमल डिफेंड्स, सही से लिखिए, इफ द एनिमल डिफेंड्स एनी पार्ट ऑफ इट्स होम रेंज, द पार्ट इज नॉन एज टेरिटरी एंड द एनिमल इज नॉन एज टेरिटोरियल एनिमल। इफ द एनिमल डिफेंड्स इट्स एंटायर होम रेंज, अगर एक एनिमल जिसकी होम रेंज छोटी है और वो अगर पूरी की पूरी होम रेंज को ही डिफेंड करता है, तो उसे हम कहते हैं, उसकी होम रेंज और टेरिटरी सेम हो जाती है। इफ द एनिमल डिफेंड्स इट्स एंटायर होम रेंज, इट्स होम रेंज एंड टेरिटरी आर द सेम, उसकी होम रेंज एंड टेरिटरी सेम हो जाती है। आगे लिखिए, when the group of members protect an area, it is known as packed territory। जैसे जैकल्स होते हैं, जैसे वॉल्फ होते हैं, वो मिलकर के एरिया डिफेंड करते हैं, उसे कहते हैं पैक्ड टेरिटरी। टेरिटरी वेयर एन ऑर्गेनिज्म वॉज बोर्न इज नॉन एज नेटल टेरिटरी। जिस टेरिटरी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है उसे कहते हैं नेटल टेरिटरी। अब टेरिटरी के टाइप्स पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक पॉइंट लिखिए, अमंग बर्ड्स टेरिटरीज आर ऑफ 6 टाइप्स, 6 टाइप की टेरिटरी होती है। ऐसा तो कुछ स्पेशल नाम नहीं है, बस टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई एंड टाइप एफ। ये 6 टाइप की टेरिटरीज हैं। अब इनके अंदर कुछ नहीं, देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट टेरिटरी के टाइप्स का, सिंपल सा, कोई टेरिटरी किस पर्पज के लिए बनाई जा रही है। ऐसी टेरिटरी जो सिर्फ आराम करने के पर्पज से, रहने के पर्पज से बनाई जा रही है, कोई टेरिटरी जो रिप्रोडक्शन के पर्पज से बनाई जा रही है, कोई टेरिटरी जो अपनी हैबिटाट प्रोटेक्ट करने के पर्पज से बनाई जा रही है, तो उसके बेसिस पे ये टाइप्स है। आप लिखिए, टाइप ए में लिखिए, इट इज ऑल पर्पज टेरिटरी। इट इज ऑल पर्पज टेरिटरी in which all activities occur like courtship, mating, nesting, foraging। इसके अंदर सारी एक्टिविटी होती है, courtship, mating, nesting और साथ ही साथ यहां पर होती है foraging, खाना भी, मतलब खाने के पर्पज से भी। ऑल टाइप है ये, ऑल टाइप टेरिटरी। दूसरा लिखिए, टाइप बी के अंदर, ए मेटिंग एंड नेस्टिंग टेरिटरी। मेटिंग एंड नेस्टिंग टेरिटरी नॉट इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द एरिया यूज्ड फॉर फॉरेजिंग। जिस एरिया में वो खाना खा रहा है वो एरिया इंक्लूड नहीं करते, मेटिंग और नेस्टिंग वाला एरिया यूज करते हैं।
लिखिए, सी में लिखिए ए नेस्टिंग टेरिटरी, ए नेस्टिंग टेरिटरी विच इंक्लूड्स द नेस्ट प्लस स्मॉल एरिया अराउंड इट। एक तो ये नेस्ट हो गया और इसका स्मॉल एरिया हो गया। कॉमन इन कॉलोनियल वाटर बर्ड्स, जो वाटर बर्ड्स होते हैं कॉलोनी बना के रहते हैं उनके अंदर होता है। डी के अंदर लिखिए पेयरिंग एंड मैटिंग टेरिटरी, ए पेयरिंग एंड मैटिंग टेरिटरी। द टाइप ऑफ टेरिटरी डिफेंडेड बाय मेल्स इन लेकिंग स्पीसीज। लेकिंग स्पीसीज का मतलब वो स्पीसीज जहां सेक्सुअल सिलेक्शन होता है और जहां पर मेल्स ज्यादा पजेसिव होते हैं फीमेल्स को लेके, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फीमेल्स को। लेकिंग का मतलब होता है कोई आर्ट शो की जाती है बाय द मेल्स। जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो मेल्स पहले कोई डांस, कोई सिंगिंग दिखाता है, तो ऐसी स्पीसीज के अंदर ये टेरिटरी बनती है। डी पेयरिंग एंड मेटिंग टेरिटरी। ई को कहते हैं रूस्टिंग टेरिटरी। रूस्टिंग का मतलब होता है रेस्ट और स्लीप, सोने के लिए या रेस्ट करने के लिए जो टेरिटरी बनाई जाती है, रूस्टिंग टेरिटरी। आगे लिख लीजिएगा। एफ में लिखिए विंटर टेरिटरी, सर्दियों के अंदर टेरिटरी। विंटर टेरिटरी विच टिपिकली इंक्लूड्स फॉरेजिंग एरिया एंड रूस्ट साइट्स। ये रूस्ट साइट्स एंड फॉरेजिंग एरिया। इट मे बी इक्विवेलेंट टू टाइप ए टेरिटरी or for a migratory species may be on the wintering grounds। माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए विंटर में वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो वहां पर कटशिप, मैटिंग टाइप सब चीजें हो जाती हैं, तो ये इक्विवेलेंट सा है ए के। तो ये है हमारे पास में कुछ और सिंपल टर्म्स इकोलॉजी से रिलेटेड। अब आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। दैट मीन्स कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबके साथ में। मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलता हूं। थैंक यू।